हेलो बच्चों, मेरा हिंदी एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की बुक क्षितिज। इसका एक चैप्टर है नेताजी का चश्मा, जिसे लिखा है स्वयं प्रकाश जी ने। तो बच्चों, इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम एक चश्मे की कहानी। और वो चश्मा किसका है? वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का चश्मा। यानी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ऐसा क्या है कि वो चश्मा रोज़ रोज़ चेंज होता रहता है। और फिर हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि भाई आज की युवा पीढ़ी में देशभक्ति के कैसे भाव हैं। और जो मतलब ये ऐसा लगता है कि कुछ लोग तो बिल्कुल जो देशभक्त है उनका मजाक भी उड़ाते हैं, और कुछ छोटे बच्चे में भी देशभक्ति की भावना पाई जाती है। तो यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले से उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। वो हर 15 दिन जाते थे। किस काम से? कंपनी के काम से, यानी जहाँ पर वो काम करते थे। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बा कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था, वो छोटा ही था। और पक्का मकान भी कुछ ही थे, यानी बहुत ही कम। और बाजार भी एक ही था और बहुत ही छोटा सा। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमाघर और एक ठो नगर पालिका भी थी। कस्बे में क्या क्या था? कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था, और एक था सीमेंट का छोटा सा कारखाना, यानी जहाँ पर सीमेंट बनाई जाती है ना, वो कारखाना। और 2 ओपन एयर सिनेमाघर जहाँ पर फिल्में देखी जाती है। और ओपन एयर का मतलब है वहाँ पर छत नहीं थी, सीधा आसमान दिखता है, उसको बोलते हैं ओपन एयर। एक तो नगर पालिका का अर्थ होता है बच्चों, जैसे सबसे छोटी जो लोकतंत्र की इकाई होती है ना, जो स्थानीय स्तर पर, यानी जैसे शहरों में जो सबसे जहाँ से शुरू होती है वहाँ पर होती है नगर पालिका, वैसे ही गाँव में होती है वो होती है पंचायत। ठीक है, समझ के? तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी, यानी नगर पालिका है क्योंकि वहाँ के लोगों ने उन लोगों को चुना है, जो नगर पालिका में जो सदस्य होते हैं उनको चुना है। तो फिर वो कुछ ना कुछ काम तो करेंगे ना, उनको चुना है। तो कभी सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों के लिए छतरी बना दी, यानी ये काम करते थे। कौन से? कभी सड़कें पक्की करवा दी, कभी वॉशरूम बना दिए, पेशाब घर है ना, वॉशरूम बना दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, कभी कवि सम्मेलन करवा दिए। कवि सम्मेलन का अर्थ तो आप जानते होंगे, यानी वहाँ पर बहुत सारे कवि आकर फिर कविताएं का वाचन करते हैं, तो उसे बोलते हैं कवि सम्मेलन। इसी नगर पालिका के किसी उत्सवी बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी थी। यानी जो नगर पालिका होती है ना, उनमें जो सदस्य काम करते हैं ना, उनको बोलते हैं, मतलब उन्हीं के जो समितियां बनती है उनको बोलते हैं बोर्ड, और उन्हीं के जो अधिकारी होते हैं उनको बोलते हैं प्रशासनिक अधिकारी। तो उन्हीं में से किसी ने क्या कर दिया, किसी ने वो प्रतिमा लगवा दी थी। यानी उनका जो मिलकर जो निर्णय लेते हैं, फिर उन्होंने निर्णय लिया होगा कि जैसे वो सड़क बनाते हैं, जैसे वो वॉशरूम बनाते हैं, तो वैसे ही क्या हम मूर्ति लगवाएंगे। किसकी? सुभाष चंद्र बोस की। और कैसी मूर्ति? संगमरमर की मूर्ति। और ये कहाँ पर लगाई थी? ये लगाई थी मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर। सुभाष चंद्र बोस कौन थे? ये तो आप सबको पता होना चाहिए। ये थे जिन्होंने देश की आज़ादी में भाग लिया था, और इनको हम नेताजी भी बोलते हैं, प्यार से हम सब बोलते हैं ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में, बल्कि उसके एक छोटे से हिस्से के बारे में। यानी ये जो कहानी हम पढ़ रहे हैं, ये उस मूर्ति के बारे में। प्रतिमा का अर्थ होता है मूर्ति। ये उसी मूर्ति के बारे में है। यानी किसकी मूर्ति? सुभाष चंद्र बोस की। उनकी मूर्ति के बारे में है, और उनके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। अब कौन सा हिस्सा है, यह कहानी में पढ़ेंगे। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छे मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि पूरी बात तो पता नहीं है, मतलब क्या हो सकता है, पर यह हो सकता है कि जो मूर्ति लगाई गई है, जिस बोर्ड ने या जिस प्रशासनिक अधिकारी ने ये मूर्ति लगाई थी सुभाष चंद्र बोस की, हो सकता है कि उनको अच्छे मूर्तिकारों को पता नहीं हो कि देश में कौन है वो अच्छी मूर्तियाँ बनाते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि उन्हें मूर्तिकार के बारे में तो पता हो, पर ऐसा लगा कि मूर्ति भाई किसी ने बोल दिया, अच्छे जो मूर्तिकार होते बनाने वाले ने, कि हम तो लेंगे इसके 20,000,
और उनके पास इतने पैसे नहीं हो, उनके पास हो 10,000, तो फिर वो क्या करेंगे? फिर वो थोड़ी बना सकते हैं, उनसे नहीं बना सकते। तो फिर उन्होंने किया, उसी शहर के, उसी कस्बे के किसी रहने वाले व्यक्ति से ये बनवाने का निर्णय किया। समझ में आ गया? तो उन्होंने सब जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो ये सोचे होंगे, यानी उनकी जो अवधि थी वो समाप्त होने वाली थी, क्योंकि नगर पालिका वो 5 साल के लिए चुनी जाती है ना। हमारी सरकार भी तो 5 साल के लिए चुनी जाती है, जैसे हमारे पीएम हो गए या फिर सीएम हो गए, 5 साल के लिए चुने जाते हैं। और उनकी अवधि समाप्त होने वाली थी, यानी उनको जैसे 5 साल के लिए चुना गया, तो ऐसा रहा होगा कि 5-6 महीने बच्चे होंगे। तब भाई जैसे वो प्रशासनिक अधिकारी है, वो सोचेंगे कि भाई हमें मूर्ति भी बनानी है, क्योंकि जाना ना वापस, अगर हमें सत्ता में आना है तो हमें लोगों को बताना होगा कि हमने क्या क्या काम किए। तो हम बोलेंगे कि हमने मूर्ति बनाई है, पर अब ये मूर्ति इतनी जल्दी बन नहीं सकती है, इसलिए, और इतना बजट नहीं है कि हम जैसे जल्दी जल्दी करवा सकें, किसी अच्छे मूर्तिकार को दे दें मूर्ति बनवाने के लिए। तो फिर क्या किया उन्होंने? सोचा किसी स्थानीय कलाकार को ही दे देते हैं। स्थानीय कलाकार यानी जो वहीं कोई शहर में रह रहा होगा या फिर वो जो पास में रहा होगा, यानी जिसे ज़्यादा बनाना नहीं आता पर हाँ चलो काम चलो कर देगा, तो ऐसे को किसी को देने का सोचा होगा। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ये काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। यानी फिर क्या किया, अब जैसे वो सरकार भी जाने वाली थी, यानी अब है वो जो प्रशासनिक अधिकारी और जो बोर्ड थे उनकी शासन अवधि पूरी हो गई थी, अब उनको जाना था, नए चुनाव होने थे। तो फिर अंत में क्या किया, उसी कस्बे के हाई स्कूल के किसी ड्राइंग मास्टर, यानी जो चित्रकारी करते हैं ना, उसी मास्टर, क्या नाम था, मोतीलाल जी को ये काम सौंप दिया गया। यानी जो ड्राइंग मास्टर थे मोतीलाल जी, उनको ये काम दे दिया गया मूर्ति बनाने का। और फिर उन्होंने भी बोल दिया होगा कि भाई हम तो 1 महीने में बना के दे देंगे। तो फिर उनको भी आश्वासन हो गया कि हम जनता को बोल देंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हम इस शासन में हम मूर्ति बनवा के जा रहे हैं, तो फिर जनता खुश हो जाएगी, अगली बार हमें चुन लेगी फिर से। तो इसीलिए क्या किया, उनको मोतीलाल जी को दे दिया। मोतीलाल जी कौन थे? उसी कस्बे के हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची। यानी मूर्ति किसकी थी? संगमरमर की बनी हुई थी। और वो मूर्ति पूरी नहीं बनी हुई थी, ऐसा नहीं है कि वो सर से लेकर पाँव तक बनी हुई थी, मूर्ति सिर्फ 2 फुट की थी। और कहाँ से? टोपी, क्योंकि नेताजी टोपी पहनते थे ना, तो उनकी टोपी से लेकर और जो शर्ट का जो दूसरा बटन आता है ना, वहीं तक बनी हुई थी। यानी ऊपरी ऊपरी भाग है वही मूर्ति का बना हुआ था, पूरी मूर्ति नहीं बनी हुई थी, जैसे होती है ना सर से लेकर पाँव तक, जिसे कहते हैं बस्ट। यानी जो बस्ट होती है ना, जो ऊपरी हिस्सा होता है, उसे बोलते हैं बस्ट। और सुंदर थी, यानी मूर्ति सुंदर थी। ऐसा नहीं कि मूर्ति बेकार सी बना दी, स्थानीय कलाकार को दे दी, तो मूर्ति अच्छी बनी थी, सुंदर बनी थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसीन। मासूम का अर्थ होता है ना, जो जैसे बच्चे होते हैं मासूम, वैसे ही मासूम। और कमसीन का अर्थ होता है कोमल, सॉफ्ट। तो वैसे लग रहे थे नेताजी। फौजी वर्दी में, नेताजी की फौजी वर्दी पहनी हुई थी, क्योंकि वो फौज में थे ना। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। ये क्या है? ये नेताजी के नारे हैं, जो नारे उन्होंने देश के आंदोलन के समय दिए थे ना, ये नारे हैं। कौन से? दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो। इस दृष्टि से ये सफल और सराहनीय प्रयास है। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। यानी मूर्ति अच्छी बनी हुई थी और इसको हम प्रशंसा कर सकते हैं, ऐसी मूर्ति बनी थी, बहुत ही अच्छी बनी थी। पर एक चीज़ थी, वो कसर रह गई, खटकती, यानी जो है ना, जो चीज़ ऐसे देखने से लगता है कि यार ये कमी रह गई। क्या कमी रही? नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। यानी नेताजी के चश्मा नहीं था। मूर्ति पूरी संगमरमर की बनी है तो चश्मा भी संगमरमर का होना चाहिए था ना, तो वो संगमरमर का नहीं था। चश्मा पहन रखा था पर वो संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति पर पहना दिया गया था। यानी संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य, जो जैसे हम पहनते हैं ना, नॉर्मल इंसान पहनता है, वैसे ही चश्मा था। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुकभरी मुस्कान फैल गई। अब कौतुकभरी क्या होता है? कौतुकभरी होता है ना, जैसे जिज्ञासा है उनके मन में जानने की, ये क्या है, मतलब पूरी मूर्ति अगर संगमरमर से बनी है तो फिर ये चश्मा फिर संगमरमर का क्यों नहीं बनाया, ये नॉर्मल चश्मे जैसा क्यों है, यानी जैसे इंसान हम पहनते हैं वैसा कैसे है। वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। यानी मूर्ति तो पत्थर की है और चश्मा कैसा? चश्मा रियल है, क्योंकि वास्तविक है ना चश्मा, जैसे हम पहनते हैं। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में सोचते रहे। यानी हवलदार साहब है
वो इस मूर्ति के बारे में सोचते रहते, यानी कैसी मूर्ति बनी हुई है, इस पर चश्मा है वो रियल क्यों है, वैसे वगैरह उनके दिमाग में ये सवाल आने लगे। और अंत में वो इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का ये प्रयास सराहनीय कहा जाना चाहिए। मैं तो मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। यानी वो जो हवलदार साहब है वो सोचते हैं कि भाई चलो हो सकता है कि वो मूर्ति पर किसी ने चश्मा बनाना भूल गए होंगे कलाकार वगैरह, पर फिर भी ये अच्छी बात है कि यहाँ के जो कस्बे के जो लोग हैं उनमें देशभक्ति की भावना है। क्यों भावना है कि उन्होंने रियल चश्मा लगा दिया ना, कि उनके संगमरमर का नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि मूर्ति को हम ऐसे ही रहने देंगे, उन्होंने मूर्ति पर रियल चश्मा लगा दिया। तो ये देशभक्ति की भावना ही तो सो होती है कि भाई हमारे नेता ऐसे ही क्यों रहो, उनको चश्मा थी तो हमें चश्मा लगानी चाहिए। तो ये बात है ना उनके दिमाग में चल रही थी, किसके, हवलदार साहब के। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्होंने मूर्ति पर कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया चश्मा दूसरा है। यानी जब वो दूसरी बार निकले हवलदार साहब तो उन्होंने देखा, क्योंकि वो हर 15 दिन में चलते रहते थे, वहाँ से कस्बे से गुजरते रहते थे, तो उन्होंने देखा कि आज चश्मा है ना वो अलग है, जो पिछली बार देखा था ना उससे चश्मा अलग है। पहले तो मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। यानी पहले तो मोटे फ्रेम वाला, जो मोटे फ्रेम होता है ना बड़े बड़े, वैसा चौकोर यानी चार, जिसके 4 कोने थे वैसा चश्मा था, और अब गोल फ्रेम वाला चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक और बड़ा, वाह भाई क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। यानी फिर हवलदार साहब ने सोचा होगा कि भाई मूर्ति पर है ना चश्मा रोज़ रोज़ बदलता रहता है, यानी क्योंकि कपड़े तो संगमरमर के बने हैं तो वो तो बदल नहीं सकते, तो यहाँ के लोग हैं वो चश्मा बदलते रहते हैं। वो सोचते होंगे भाई चश्मा बदल सकते हैं तो उसको बदल देते हैं, यानी हमारे नेताजी एक ही चश्मा क्यों पहने, वो बार बार अलग अलग करके पहने। तीसरी बार फिर नया चश्मा। जब हवलदार साहब तीसरी बार निकले तो फिर देखा उन्होंने आज फिर नया चश्मा है। हवलदार साहब की आदत पड़ गई थी हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति ध्यान से देखना। यानी अब हवलदार साहब जब भी गुजरते थे तब वो ये जरूर देखते थे, यानी चौराहे पर रुकते थे, फिर वो पान खाते थे और फिर वो मूर्ति को देखते थे। एक बार जब कौतूहल दूरदर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से पूछ ही लिया। अब इसका क्या अर्थ होता है, दूरदर्दमनीय, इसका अर्थ होता है कि मतलब सहा ही नहीं गया, उनको लगा कि अब तो पूछना ही पड़ेगा, यानी उनकी जिज्ञासा है वो अब सही नहीं गई उनको, फिर उन्होंने लगा भाई अब तो पूछेंगे ही पूछेंगे। क्यों भाई क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले के मुंह में पान ठूसा हुआ था, वे काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हवलदार साहब के प्रश्न सुनकर वे आंखों ही आंखों में हंसा। आंखों ही आंखों में हंसना कैसे होता है, यानी वो आंखों ही आंख से ऐसे बाहर दोती सी फाड़ के नहीं हंस रहा था, बाकी आंखों ही आंखों में हंस रहा था ऐसे। उसकी तोंद थिरकी यानी क्योंकि वो मोटा आदमी था तो फिर वो जब भी हंसेगा तो फिर वो तोंद, उसका पेट हिलेगा ना तो उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के पीछे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्योंकि वो पान वाला खुद ही पान खा रहा था तो फिर उन्होंने पहले तो पान को थूका और फिर उनकी जो बत्ती सी थी वो कैसी थी, वो लाल और काली थी, क्योंकि ज़्यादा वो पान खाने के कारण उसकी बत्ती सी लाल और काली हो गई थी। बत्ती सी यानी जो मुंह के जो दांत होते हैं ना वो, क्योंकि जैसे होता है ना कि कोई गुटखा खाता है, कोई तंबाकू खाता है तो उसके दांत वो ख़राब हो जाते हैं ना काले काले लाल से, तो वैसे ही उसके हो गए थे। किसके, पान वाले के। उन्होंने क्या बोला, पान वाले ने बोला कि कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है, हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाए। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है, हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई ग्राहक आ जाए, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। यानी वो क्या करता था, वो जो कैप्टन चश्मे वाला वो चश्मे बेचता था। तो अगर कोई ग्राहक है ना, ये देखो शुद्ध देसी भाषा में लिखा हुआ है ग्राहक, जबकि सही क्या होता है, ग्राहक होता है। तो कोई जैसे कोई लेने वाला आ गया, कोई चश्मा लेने वाला आ गया और उसने बोल दिया मुझे तो चौड़े चौखट वाला चाहिए, यानी चौड़े फ्रेम वाला चाहिए, तो फिर वो कैप्टन क्या करेगा, जो नेताजी के लगा रखा है वो उनको उतार के दे देता और नेताजी को दूसरा पहना देता। अब हवलदार साहब को कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, यानी एक चश्मे वाला है और उसका नाम है कैप्टन। उसे नेताजी बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, यानी उन जो कैप्टन है उसको है ना नेताजी की जो बिना चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती है, बल्कि आहत करती है। आहत यानी होता है चोट करती है, जैसे होता है ना कुछ चीज़ें दर्द करती है उसके, मतलब कि ये ऐसे क्यों है, तो आहत करती है। मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो।
यानी असुविधा यानी जैसे ऐसा लगता है कि नेताजी जीवंत मूर्ति है और फिर उनको दिखाई नहीं दे रहा है चश्मे के बगैर, इसलिए यानी परेशानी हो रही हो। इसलिए वे अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। यानी इसी कारण क्या कर देता है, इसी कारण वो नेताजी की मूर्ति पर है ना नया चश्मा फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है, अगर उसको ऐसा ही फ्रेम चाहिए जो नेताजी के लगा है, तो फिर वो उसको हटा देगा और वहाँ पर नेताजी को दूसरा पहना देगा। तो कैप्टन चश्मे वाली मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। यानी क्योंकि उसको बुरा लगता है कि भाई नेताजी से चश्मा उतार रहे हैं, तो फिर वो उसको तो दे देता है ग्राहक को जैसा उसको चाहिए, और फिर बाद में नेताजी को, क्योंकि नेताजी उसके द्वारा देखे भी नहीं जा सकते कि भाई बिना चश्मे नेताजी नहीं रह सकते, तो फिर उनको दूसरा चश्मा पहना देता है। वाह भाई क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी समझ में नहीं आई हालदार साहब से। पान वाले ने फिर पूछा नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। ओरिजिनल का अर्थ होता है वास्तविक, यानी जो रियल में जो चश्मा था ना वो कहाँ गया। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वे फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी, कत्ते की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया था। यानी क्योंकि उसके पान वाले के पास ज़्यादा ग्राहक थे नहीं, तो उसका जवाब दे सकता था। यानी अगर बहुत ज़्यादा ग्राहक हो तो फिर तो मना कर दे, भाई क्यों टाइम खोटी कर रहा है मेरा, है ना, मुझे तो काम करना है। पर उसके पास ज़्यादा ग्राहक थे नहीं, तो उन्होंने क्या किया, उसने वो अपना पान थूका, जो उसने दूसरा पान है वो मुँह में डाल दिया था, वो थूका और फिर उसने बोला कि मास्टर है वो भूल गया था। यानी पान वाले के लिए तो ये बात मज़ेदार थी। यानी उसको तो ऐसा लगता था कि क्या ही हो गया, भूल गया तो भूल गया, तो उसके लिए तो वो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हो गया। जैसे वो गांव में लोग मिलके बातें करते हैं ना कि ये हो गया वो गया, उसके लिए तो ऐसी बात थी। पर हौलदार साहब के लिए मतलब उनको तो बहुत आश्चर्य हुआ और वो फिर ऐसे थोड़े करुणामय हो गए। यानी उनको थोड़ा ऐसा बुरा लगा। यानी वो ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। यानी वो जो पहले अनुमान लगा रहे थे वो सही था कि किसी गांव के किसी स्थानीय व्यक्ति ने ये मूर्ति बनाई होगी। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा दिया था, बना भी ली, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया। यानी वो फिर वो जो हौलदार साहब है वो सोचते हैं कि बेचारे ने बना भी ली होगी मूर्ति। पारदर्शी चश्मा बनाने के लिए कितना टैलेंट चाहिए होता है, ऐसा तो बना नहीं सकता। पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला ये तय नहीं कर पाया होगा या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा। यानी हो सकता है कि वो सोच नहीं पाया होगा कि पारदर्शी यानी जो दोनों साइड दिखे ना, ऐसा चश्मा जिसमें दोनों साइड दिखे, जैसे जो कांच के जो चश्मे होते हैं उसमें दोनों साइड दिखते हैं, तो वैसा चश्मा उससे बना नहीं होगा, या फिर कोशिश की होगी तो टूट गया होगा, तो फिर इस कारण वो नहीं बना पाया होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। यानी यह हो सकता है कुछ और छोटी छोटी चीज़ें करने के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा, वे निकल गया होगा। यानी या फिर कोशिश की होगी पत्थर का दूसरा चश्मा बनाने की, पर वो वहाँ से निकल गया होगा। उफ, यानी फिर हौलदार साहब ये सोचते सोचते हुए करते हैं, उफ क्या ही हुआ होगा। हवलदार साहब को ये कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लगा। यानी उनको ये थोड़ी बात अजीब सी लगी। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समझ नतमस्तक होते हुए वे जीप की ओर चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर कहा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। यानी यहाँ पर है कि जो कैप्टन चश्मे वाले के प्रति जो हवलदार साहब है ना, उसका मन किया कि भाई ऐसे देशभक्त के प्रति हमें अपना सर झुकाना चाहिए। नतमस्तक का अर्थ होता है अपना सर झुकाना चाहिए। यानी ऐसे कौन करता है आजकल, है ना, ऐसी देशभक्ति कहाँ मिलती है। तो फिर उसने पूछा कि भाई कैप्टन जो चश्मे वाला है वो क्या नेताजी का दोस्त है, साथी का अर्थ होता है दोस्त है, या फिर आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। यानी आज़ाद हिंद फौज जो नेताजी की जो सेना थी ना, जिसका नाम था आज़ाद हिंद फौज, या फिर उसका कोई भूतपूर्व यानी जो पहले रह चुका कोई सिपाही है। पान वाला नया पान खा रहा था। पान को पकड़े अपने हाथ को मुँह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल पीली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। यानी पान वाला साहब अब उसने और पान खा लिया तो बोलने में कितना कष्ट हुआ होगा ना। तो फिर वो है ना उसका मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं कि वो तो लंगड़ा है,
यानी वो क्या, क्योंकि वो विकलांग है तो वो जा नहीं सकता कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। यहाँ पर है वो बत्ती सी निकालते हुए उसका मजाक उड़ा रहे हैं। किसका? कैप्टन का, जो चश्मे चेंज करता रहता है। पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपा दो उसका कहीं पर। यानी जो लोग है ना देश की सेवा करते हैं, जिनको ऐसी मूर्ति है वो बिना चश्मे के ठीक नहीं लगती, उनको ये पान वाले जैसे लोग क्या सोचते हैं, ये तो पागल है, ऐसे ही करते रहते हैं। यानी उनको जो ज़्यादा देशभक्त लोग हैं वो भी ऐसे ही लगते हैं कि हाँ ऐसे ही ये तो पागल है, इसलिए ये ऐसे ऐसे काम करता रहता है। बाकी मूर्ति पड़ी है, हमें तो कोई तकलीफ नहीं करती, इनको तकलीफ क्यों करती है। तो वो फिर इसी मजाक के अंदाज में क्या बोलता है कि फ़ोटो वोटो छपवा दो उसका, अगर आपको इतना अच्छा लगा है तो। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो मजाक ही उड़ा रहा था ना। एक तो वो भाई अपनी तरफ से वो चश्मे लगा रहा था, जैसे उससे देशभक्ति हो पा रही थी वो उतना कर रहा था, और वो जो पान वाला है वो उसके मजाक उड़ा रहा था कि पागल है, लंगड़ा है, ये है वो है, तो ये मजाक ही उड़ा रहा था। ये अच्छा नहीं लगा हवलदार साहब को। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए, यानी चकित रह गए एकदम। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस का एक टंगे बहुत से चश्मों लिए अभी अभी एक गली से निकला था। यानी हवलदार साहब है ना, ये देखकर उन्होंने सोचा कोई भाई नौजवान होगा या फिर कोई ढंग का कोई इंसान होगा, पर वो देख रहे कि एक बूढ़ा सा आदमी है, यानी बहुत ही कमज़ोर और गांधी टोपी पहने हुए और काला चश्मा लगाए हुए। और उसने सोचा होगा कि कोई दुकान होगी, पर उसके हाथ में उसके तो दुकान भी नहीं थी, वो तो छोटी सी वो संदूक थी ना, उसी से वो चश्मे बेचता था। और दूसरे हाथ में एक बांस के टंगे बहुत से चश्मे, यानी दूसरे हाथ में क्या थे, दूसरे हाथ में बहुत से चश्मे थे, जो बांस की जो डंडी होती है उस पर बहुत सारे चश्मे टंगे हुए थे। अभी अभी एक गली से निकला था, क्योंकि वो चश्मा है ना वो घूम घूम कर बेचता था। और अब एक बंद दुकान के सारे अपना बांस टिका रहा था, तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है। यानी फेरी क्या होता है, जो घूम घूम कर सामान बेचते हैं ना, उसे बोलते हैं फेरी लगाना। यानी वो व्यक्ति क्या करता था, उसके पास अपनी शॉप नहीं थी, अपनी दुकान नहीं थी, वो तो जगह जगह घूम कर ऐसे चश्मा बेचता था। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। यानी हवलदार साहब पूछना चाहते थे कि ये तो विकलांग है, फिर इसको कैप्टन क्यों बोलते हैं, क्या यही उसका वास्तविक नाम। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि वो अब इस बारे में वो और बात करने को तैयार नहीं है। यानी पान वाला ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लगा, कि उसको इसके जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा, तो उसने ऐसी शक्ल बनाई, तो फिर वो समझ गए। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हवलदार साहब जीप पर बैठकर चले गए। यानी एक तो वो पान वाला बता नहीं रहा था कि भाई इसका नाम कैप्टन क्यों है, और ड्राइवर को भी ऐसे जल्दी थी जानने की कि यहाँ से निकलते क्यों नहीं, और फिर काम भी था, तो फिर वो जीप में बैठ गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। यानी वो 2 साल तक वहाँ पर रहे, तो उन्होंने मूर्ति को ऐसे बदलते हुए चश्मे को देखा, कभी गोल चश्मा तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांच वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, यानी वो बहुत ज़्यादा जिज्ञासु और फिर वो खुश होते हैं। प्रफुल्लता का अर्थ होता है खुश होते थे कि भाई हमारे देश में ऐसे देशभक्त व्यक्ति भी है। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। यानी फिर एक दिन देखा, 2 साल तो उन्होंने देखा कि कोई ना कोई चश्मा रहता है, पर एक दिन है ना उन्होंने देखा कि कोई चश्मा नहीं है, और फिर चौराहे पर काफ़ी दुकानें बंद थी और पान की दुकान भी बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, भाई क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। यानी फिर उन्होंने पूछ ही लिया कि भाई ये चश्मा क्यों नहीं। पान वाला उदास हो गया और पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूक और सिर झुकाकर अपनी धोती से सिर से आंख में पहुँचता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे। यानी जब हवलदार साहब ने पूछा भाई कि अब नेताजी के चश्मा क्यों नहीं रहता, आपके नेताजी आजकल बिना चश्मे के कैसे हैं, तो फिर है ना पान वाले ने बताया कि भाई कैप्टन अब रहे नहीं, कैप्टन है वो मर गए। तो उसके ये सोचते हुए वो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। यानी देखो पहले तो वो मजाक उड़ाता था, पर क्योंकि वो मर गया था तो फिर उनको भी वैल्यू पता चली थी, तो उनके भी आंखों में आंसू आ गया पान वाले के।
तो जब ये पता चला तो हवलदार साहब ज़्यादा उन्होंने कुछ पूछा नहीं और फिर पैसे देकर और चुपचाप जीप से बैठकर रवाना हो गए। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आकर बैठ और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा इस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। यानी यहाँ पर वो हवलदार साहब है कि इस देश की जो जनता है उसका क्या होगा, क्योंकि वो एक तो वो जो कैप्टन था वो कितना करता था, वो नेताजी को बिना चश्मे नहीं देख सकता था और वो चश्मा लगाता था, फिर भी लोग उनका हंसी उड़ाते थे। यानी यहाँ पर है ना हवलदार साहब सोचते हैं कि भाई जैसे नेताजी ने अपने बारे में सोचा नहीं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी तक कुर्बान कर दी देश की आज़ादी के लिए, फिर उनकी मूर्ति बनी और उन्हीं मूर्ति पर आज कोई अगर चश्मा लगा रहा है तो लोग उसे बोलते हैं पागल है, लंगड़ा है। यानी इस देश की जनता का क्या होगा, ये हवलदार साहब ये सोचते हैं। यानी इनको तो बस बिकने के, यानी उनको तो कुछ पैसा दे दे तो ये पैसे में बिक ही जाए ये लोग, तो उनको ये सोचकर वो दुखी हो जाते हैं। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे में गुजरे। कस्बे में घुसने पर पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी। यानी जो कस्बे का जो बीच का स्थान है उसे बोलते हैं हृदय स्थली। यानी वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति तो वहाँ पर प्रतिष्ठापित यानी स्थापित होगी, लेकिन सुभाष जी की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। फिर उन्होंने सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। क्योंकि उनको दुख हुआ मन में कि भाई नेताजी बिना चश्मे के हैं और फिर वो देखेंगे चश्मा होगा नहीं। तो ये सोचकर उन्होंने अपने ड्राइवर को बोला कि आज रुकना नहीं है, आज हमको चलना ही है क्योंकि आज बहुत काम है। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई, क्योंकि उनको आदत हो गई थी ना, इतने साल में 2 साल से अधिक हो गया था वो मूर्ति देखने के कारण। तो फिर उन्होंने उस मूर्ति की तरफ देख ही लिया। कुछ ऐसा देखा कि चीखे रोको, यानी फिर उन्होंने कुछ ऐसा अलग ही देख लिया। फिर जोर से बोले रोको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे, रास्ते पर चलते लोग देखने लगे। यानी इतनी जोर से बोला कि जीप ने ब्रेक लगाए तो लोग भी देखने लगे, ऐसा क्या हो गया। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। यानी फिर उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि वो मूर्ति के सामने गए और अटेंशन होता है ना कि एकदम जिसको सैल्यूट करते हैं, तो वैसे वो खड़े हो गए। मूर्ति की आंख पर सरकंडे का बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हो गए, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। यानी उन्होंने देखा सरकंडे होता है ना जो घास का होता है, सरकंडे एक घास होता है, तो वैसे घास का जो बांस वगैरह होता है ना, तो वैसा एक घास का बना हुआ एक चश्मा था। ऐसा लगता है कि किसी बच्चे ने यहाँ पर लगा दिया होगा। तो फिर भावुक हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं चलो आज भी किसी ना किसी में तो देशभक्ति बची हुई है। यानी तो चाहे बच्चे नहीं लगे होगा पर नेताजी को बिना चश्मे नहीं रहने दिया। कैप्टन भी मर गया पर यहाँ पर नेताजी के चश्मा लगा हुआ था। हालांकि ये घास फूस का ही बना है पर फिर भी चश्मा तो लगा हुआ है। ये किसी की देशभक्ति झलकती है ना कि किसी बच्चे में कितनी देशभक्ति रही होगी कि भाई नेताजी बिना चश्मे के नहीं रह सकते। तो फिर ये बात सोचकर भावुक हो जाते हैं, यानी उनकी आंखों में ऐसे पानी आ जाता है, यानी आंसू आ जाते हैं कि भाई कोई है जो आज भी हमारे देश के बारे में सोचता है, देश के जो स्वतंत्रता सेनानी है उनका इतना सम्मान करता है। तो ऐसे है आज के बच्चों में इतना ऐसा भाव है, तो ये सोचकर वो भावुक हो जाते हैं, यानी इमोशनल हो जाते हैं। तो ये चैप्टर हो गया। तो बच्चों आप बताइए कि ये चैप्टर कैसा लगा आपको, और अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।